तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इजी टू लर्न। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या सिग्निफिकेंस। इस लेक्चर में हम बात करते हैं हमारे फीचर्स, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स हैं उनकी बात। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। फीचर्स, सबसे पहला फीचर्स है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हमने मैनेजमेंट के फीचर में पढ़ा था मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। वहाँ ऑल परवेसिव का मतलब क्या था कि चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस, हर जगह मैनेजमेंट का अप्लाई होना ज़रूरी है। यानी कि हर बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो चाहे एनजीओ हो, कुछ भी हो, हर जगह मैनेजमेंट लगती है। उसी तरह फीचर्स, प्रिंसिपल के जो फीचर है उसका पहले इंपॉर्टेंट फीचर बनता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यानी कि यूनिवर्स के अंदर चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जगह लगते हैं। यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी कि दिस फीचर इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे वो बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस। नॉन बिजनेस जैसे कोई भी एनजीओ है, उसमें कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम डिवीजन ऑफ वर्क, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था, उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे ये तो नहीं हुआ कि ये बिजनेस है तो वहीं लगेगा, नॉन बिजनेस है एनजीओ तो डिवीजन ऑफ वर्क वहाँ अप्लाई हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी काम बांट के किया जा सकता है और एक पर्सन को पर्टिकुलर वर्क दिया जा सकता है। और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल देखें तो सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन लग सकता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ही रखो, स्टैंडर्डाइजेशन रखो, एक स्टैंडर्ड सेट करो हर प्रोडक्ट का। तो यानी कि कोई वो नहीं है फिक्स कि ये सिर्फ बिजनेस में लगेगा, यूनिवर्स में कहीं भी लग सकते हैं ये फीचर्स। तो बस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल, कहीं मर्जी लगा लो। नेक्स्ट फीचर है हमारा जनरल गाइडलाइंस। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है, ये एक वे दिखाती है, ये सिर्फ एक पाथ दिखाती है कि आप इस पाथ पे चलो तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। ये कोई स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, ये कोई स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती कि आप ये प्रिंसिपल लगाओ, डिवीजन ऑफ वर्क लगाओ तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर बंदे ने काम ढंग से नहीं किया तो एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी। ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस है कि आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करो तो इससे रिजल्ट बेटर मिलेगा अगर आप इस प्रिंसिपल को सही तरह से अप्लाई करते हो। अब जैसे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल है, अगर हम उस प्रिंसिपल को इफेक्टिवली लगाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उससे रिजल्ट बेटर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब ज़्यादा दिन तक एक ऑर्गेनाइजेशन में रुकेंगे, काम करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने लगेंगे, जिसकी वजह से वो उसे अडेप्ट कर लेंगे और जो भी चेंजेस हैं इजीली अडेप्ट कर पाएंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फिडेंटली वर्क कर पाएंगे। तो उस केस में एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर यही होता कि वो अडेप्ट नहीं कर पाए तो फिर ज़रूरी तो नहीं है कि वो उन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया ही किया है। तो उस केस में वो जनरल गाइडलाइंस एज एक्ट करती है, वो स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। तो इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जनरल गाइडलाइंस है, वो सिर्फ एक वे दिखाती है कि आप इस पाथ पे चलो तो आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। थर्ड फीचर है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इवॉल्व हुए। यानी कि जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। 14 प्रिंसिपल जो हमने पढ़े हैं हेनरी फ्योल के, और जो 4 प्रिंसिपल पढ़े हैं हमने टेलर के, तो वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे ही इवॉल्व हुए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि उनके कोई भी दिमाग में आया और उन्होंने ये प्रिंसिपल चक के लगा दिया। काफ़ी सारे डीप एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस की गई है, बार बार एक ही सिचुएशन में लगा कर देखा गया, उसके बाद ही उन्हें प्रॉपर मतलब कि क्लासीफाई किया गया कि ये एक प्रॉपर कंडीशन में सिचुएशन में लगा सकते हैं। अब जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर की फटीग देखनी है कि मतलब कि थकान लेवल देखना है, उसको कितनी देर तक काम कर सकता है, तो उससे काफ़ी सारे काम करवाया गया, उससे टाइम टू टाइम इंटरवल के बाद रेस्ट दिया गया, उसके बाद बनाई गई फैटिग स्टडी। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, तो उसके बेसिस पे क्या बनाया गया, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, की ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को फॉलो करने चाहिए।
तो यही कहता है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि प्रिंसिपल जो बने हैं एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के बेसिस पे बने हैं। फोर्थ फीचर है हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल फीचर क्या कहता है? ये फीचर कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिक्स्ड या रिजिड है कि ये प्रिंसिपल अप्लाई करना ज़रूरी ही है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि मैनेजर सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। प्रिंसिपल में मॉडिफिकेशन अलाउड है, यानी कि डिस्क्रिशन अलाउड है एक प्रिंसिपल के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि डिवीजन ऑफ वर्क को एक सिर्फ उसी तरह अप्लाई करना है जैसे कि दिखाया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा 2 काम में स्पेशलिस्ट है तो उसे 2 काम भी दे सकते हैं। हुआ तो डिवीजन ऑफ वर्क की इस काम को करने के लिए 4 बंदे चाहिए, लेकिन हमने 3 ही बंदे लगाए क्योंकि एक बंदे को सैम्पलिंग भी आती है और ये कैप भी आता है। तो मतलब कि सिचुएशन को देखकर चेंजेस लेके आ सकता है मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए। तो इसलिए कहा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल। अब हम बात करते हैं हमारे 5th फीचर के बारे में। हमारा 5th फीचर है मेनली बिहेवियरल, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कौन अप्लाई करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? ह्यूमंस। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस अप्लाई करते हैं इन प्रिंसिपल्स को। तो ये क्या हुआ कि जो भी प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो किस पे डिपेंड है? ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर पर और उनके एक्शंस पर, यानी कि वो प्रिंसिपल को किस तरह अप्लाई करते हैं वो डिपेंड करता है ह्यूमन बींग्स पे। अगर ह्यूमन बींग्स उस प्रिंसिपल को बेटर तरीके से अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बेटर आएगा, और अगर ऐसे ही अप्लाई कर देंगे बिना सोचे समझे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो बिहेवियरल है, यानी कि ह्यूमन बींग्स पे बेस्ड है। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल रिसोर्सेज। तो इन दोनों के बीच में लिंक होता है। जितनी अच्छी तरह से ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करेगा मटेरियल रिसोर्स, उतनी ही अच्छी तरीके से बेटर रिजल्ट्स आएंगे। जो बढ़िया तरीके से करेगा वो प्रिंसिपल्स की हेल्प लेके यूज़ करेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो भी प्रिंसिपल यूज़ होगा वो डिपेंड करता है ह्यूमन रिसोर्सेज पे, कि ह्यूमन रिसोर्सेज उन प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करते हैं। अब कभी भी प्लानिंग करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो ह्यूमन रिसोर्स मटेरियल रिसोर्सेज का यूज़ करता है कि कितने वर्कर्स अप्लाई होंगे, कितनी जगह में ये काम होगा, तो सारा कुछ करता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वो इसलिए कहा गया है कि ये मेनली बिहेवियर, जो भी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे वो ह्यूमन पे डिपेंड करता है वो उस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करते हैं। बस इतना। 6th फीचर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं किसके बीच में? कॉज एंड इफेक्ट के बीच में। यानी कि जब भी कोई भी काम किया जाए बार बार नंबर ऑफ केसेस में सेम जब प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है तो उसका लाइकली इफेक्ट पता लगने लग जाता है कि अगर हम पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन पर्टिकुलर सिचुएशन, यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कभी भी हम एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो व्हाट वुड बी इट्स लाइकली इफेक्ट, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिल सकता है वो इस्टेब्लिश कैसे होता है? कॉज एंड इफेक्ट, मतलब कि इन दोनों के बीच में जब रिलेशन बन जाता है, क्योंकि काफ़ी बार हम सेम प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं और उसके जो लाइकली रिजल्ट्स आने वाले हैं वो हमें पहले से पता लग जाता है, हल्का सा हिंट मिल जाता है मैनेजर को कि अगर हम ये प्रिंसिपल, अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी। क्योंकि जब उसने पहले काफ़ी टाइम ये प्रिंसिपल अप्लाई किया एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे रिजल्ट स्पेशलाइजेशन का ही मिला है। तो बस इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं ताकि जो लाइकली इफेक्ट है वो पता लग सके। ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन के अंदर हमें उसका लाइकली इफेक्ट पता लगे, कुछ सिचुएशन में ऐसे भी हो सकता है कि हमें ना पता लगे, बट 1-2% तो हमें एज मैनेजर को पता लग जाता है कि अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इस सिचुएशन के अंदर, अगर जैसे कि लेबर टर्नओवर रेट बढ़ रहा है तो उस केस में प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई किया जाना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। क्योंकि लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा उस केस में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा टाइम दिया जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए। तो फिर उससे हमने लाइकली इफेक्ट पता लग गया कि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल लगा देंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में तो लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। हमारा अब लास्ट फीचर रह गया है जो कि 7th फीचर है कंटीजेंट। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो हम उसे पढ़ते हैं। कंटीजेंट का मतलब हुआ कि एक सिचुएशन के अंदर एक प्रिंसिपल को कैसे चेंज किया जा सकता है,
यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सेम सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल ही अप्लाई होगा। अब कुछ बच्चे इससे रिलेट करते हैं कि फ्लेक्सिबल में भी तो हमने यही बात की थी कि अगर मैनेजर चाहे तो एक सिचुएशन के अंदर प्रिंसिपल को चेंज कर सकता है। बट कंटीजेंट में बात आती है कि उस टाइम सिचुएशन कैसी है जब हम प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वाला प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ वाला प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज़ को फेयर रेम्यूनरेशन दो, इतनी दो कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रह सके। और साथ ही साथ कौन सी सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उस कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर भी हो जो वो सैलरी, वेजेस या रेम्यूनरेशन अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है। अगर 15,000 दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी, लेकिन उसकी कैपेसिटी के अंदर सिर्फ 10,000 है, तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, उसे चेंज करने पड़ेंगे प्रिंसिपल। सिचुएशन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसे सिर्फ 10,000 देगा। तो इसलिए कहा है कंटीजेंट कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर प्रिंसिपल को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल का अप्लाई होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा गया है जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कंटीजेंट है। बस फीचर्स के बारे में इतना ही है।